राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं बीके सर, उपस्थित हूं आप सबके मध्य। आज एक ऐसे सेशन में जिसमें हम चर्चा करेंगे पढ़ाई पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे तैयारी पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों पर। ठीक है, तो आइए, आज रविवार है और पिछले रविवार को भी हमने एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई थी। हमारे पास समय था तो हमने आपको एक वीडियो दी थी। आप सबके प्रश्न आ रहे थे कि सर कैसे तैयारी की, आपने कैसे तैयारी की है, हम कैसे तैयारी की जिससे सफलता तक पहुँचें, तो हम लोग कैसे पढ़ें जिससे कि आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। आज आपके कुछ प्रश्न जो यूट्यूब कमेंट में आए या व्हाट्सएप पे आए, उन कमेंट को इकट्ठा करके उन सब के उत्तर देने के लिए आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आज चर्चा करने के लिए आया हूँ और आज का हमारा जो सेशन है वो मोटिवेशनल रहेगा। मोटिवेशन का अर्थ होता है प्रेरणा, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ठीक है, तो दो शब्दों से अपनी बात को शुरू करता हूँ। दो शब्द, भटकोन अपने पथ से, भटकोन अपने पथ से तुम भी कुछ कर सकते हो प्यारे, भटकोन अपने पथ से तुम भी कुछ कर सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो नभ के तारों को छूने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, सफलता रूपी एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है, आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं। ठीक है, आज हम कुछ पुस्तकें लेकर भी आए हैं जो हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे पास, सारी पुस्तकें हम आपको दिखा भी नहीं सकते और सारी पुस्तकें बता भी नहीं सकते, और जो बता सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपके लिए बेहद उपयोगी हैं, हम उन सारी पुस्तकों को आज आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि ये पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए और इन पुस्तकों से आप आसानी से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो मोटिवेशन है वो सबसे पहले ज़रूरी है। हम कैसे पढ़ें, इसके लिए सबसे पहले अभिप्रेरणा होनी चाहिए। और जो स्किनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने लिखा है, मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे टू लर्निंग। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, अर्थात अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है। तो सबसे पहले सीखने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अब मोटिवेशन आंतरिक होता है और बाह्य होता है। तो बाह्य मोटिवेशन कम काम करता है, आंतरिक मोटिवेशन कार्य करता है। तो लक्ष्य प्राप्ति में हमेशा आंतरिक मोटिवेशन ही काम आता है। तो आप अपने अंदर से मोटिवेट होइए। अब मोटिवेट कैसे हो सकते हो? आप सैलरी को देख के हो सकते हो, नौकरी को देख के हो सकते हो, पद को देख के हो सकते हो, सम्मान को देख के हो सकते हो, सरकारी शिक्षक का कितना सम्मान है समाज में, कितना वेतन है, इस बात से आप मोटिवेट हो सकते हो। और मोटिवेट व्यक्ति होता है तो जैसे सुपर हाईवे टू लर्निंग, अर्थात रोड पर जब गड्ढों से युक्त रोड पर गाड़ी चलती है तो बहुत धीमे चलती है और लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत देर लगती है। लेकिन जब हाईवे पर गाड़ी चलती है तो बहुत स्पीड में चलती है और बहुत कम समय में लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो हमें भी ऐसा ही ध्यान रखना है कि हाईवे पर चलना है, स्पीड में चलना है और कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, तो कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, तो इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हम आज आपके मध्य, आज दूसरी क्लास जो मोटिवेशन सेशन है, इसमें हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आप सबके प्रश्न थे कि आपने सर कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो हम आपको बताएं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि देखो, पुस्तक और पढ़ने का तरीका सबका अपना अलग अलग हो सकता है और सबका अलग अलग होता है। हम अपनी बात बताएंगे, अपनी पढ़ने का तरीका बताएंगे और हमने जो पुस्तकें पढ़ी हैं वो बताएंगे बस। बाकी कुछ किताबें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, पढ़ने के लिए अथाह है, आप कितना भी पढ़ सकते हो। अच्छी अच्छी किताबें हैं इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे देश में बहुत सारा साहित्य पढ़ा है। लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है परीक्षा में, तो मुख्यतः टीजीटी, पीजीटी, नेट, या मान लीजिए किसी भी राज्य के हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें जो हिंदी की परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, या लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट जेआरएफ है, वर्ग 2, टीजीटी, एलटी, प्रवक्ता, उन सारी परीक्षाओं के लिए। तो मैंने सबसे पहले 2009 में इंटरव्यू दिया था टीजीटी का,
पहली बार ही तब हम बीए थे और बीएड थे, बस 2 ही डिग्रियां थी। स्नातक के बाद हमने बीएड कर लिया था, तो हमने पहली बार फॉर्म भरा था टीजीटी का। टीजीटी में पहली बार में ही हम इंटरव्यू तक पहुँचे और इंटरव्यू तक पहुँचने में सबसे अच्छी भूमिका रही हमारे पास जो वो एक किताब हम आपको दिखाते हैं। ये किताब हम लेकर आए हैं। देखो, एक बात हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे हैं कि होता क्या है कि हमारी सफलता में पूर्व ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पूर्व ज्ञान का आशय ये है कि आज आप तैयारी कर रहे हो, आज से पहले आपने क्या क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है और कितना सीखा है। यदि आपने पहले से ही बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, तो वो आपकी सफलता को आसान बनाता है। तो पूर्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्व ज्ञान यदि नहीं है या कम है तो आपको अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान में हमने स्नातक में बीए जो हिंदी से किया, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने, बहुत अच्छी तैयारी की थी बीए की। हिंदी हमें बहुत इंटरेस्ट था, हिंदी में कविताएं और जो भी गद्य पद्य थे बहुत अच्छे से पढ़े थे। हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा बीए में, ठीक है। तो जो ये किताब हम लेकर आए हैं, हमने ये किताब ली थी यूजीसी नेट जेआरएफ की किताब है। 2009 में इस किताब को हमने लिया था और नेट जेआरएफ की किताब है, लेकिन किताब हमने ली थी टीजीटी के लिए। उस समय हम एमए हिंदी नहीं थे, तो हमने पीजीटी का फॉर्म भी नहीं भरा था। और ये देखो, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज यूजीसी नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय, ठीक है। इसका प्रकाशक प्रतियोगिता साहित्य सीरीज है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर अशोक तिवारी जी हैं। बहुत अच्छी किताब लगी हमें, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और हमने पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दिया। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी जिससे आप परीक्षा में पहली बार में ही आप इंटरव्यू तक पहुँचे। तो हमने साहित्य में तो ये सिर्फ एक किताब पढ़ी थी। व्याकरण में हमारे पास डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की एक किताब थी, ठीक है। तो वो व्याकरण और एक दो गाइड टाइप व्याकरण की और थी, तो उनसे हमने व्याकरण तैयार कर रखा था पहले से। तो इस किताब से बहुत बहुत हेल्प मिली और बाद में भी इस किताब को हमने पढ़ा। ये बहुत अच्छी किताब है, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब पुरानी किताब में इसमें सन कुछ कम दिए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। जैसे प्रकाशन कब हुआ है, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई है, इस प्रकार के सन इसमें कुछ कम है, बहुत कम है। तो हो सकता है नए प्रकाशन में इसमें ये चीज़ें दी गई हों, तो नया प्रकाशन अभी हमने इसका नहीं देखा है, लेकिन कुल मिला के किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के लिए ये किताब यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूसरी बार जब हमने परीक्षा दी तब इसके साथ साथ हमने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की किताब को लिया था और उसे आधार बना के हमने काफ़ी तैयारी की। तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की किताब मेरे विचार से हर विद्यार्थी के पास है। और होता क्या है कि आप सबके पास बहुत सारी किताबें हैं, किताबों का ढेर लगा है और अच्छी अच्छी किताबें हैं सबके पास, लेकिन होता क्या है कि किताबों में रखा हुआ ज्ञान, दूसरे के हाथ में गई हुई विद्या, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कभी काम नहीं आता। तो किताबों वाला ज्ञान काम नहीं आता, किताबों से पढ़ के निकालना है। हमने पिछली क्लास में भी बताया था। तो आप एक किताब को आधार बना सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की, बहुत अच्छा दिया है उसमें। उसके साथ पुनीत राय जी की भी किताब है, वो भी अच्छी है, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये 3 किताबें आपके लिए मेरे विचार से ठीक हैं। इन 3 किताबों में, इनके अलावा यदि आप चाहते हैं तो एक सूचना परक हिंदी उमेश तिवारी जी की है, उसमें बहुत अच्छा दिया है। उसमें आधुनिक काल थोड़ा कम दिया है, लेकिन उसमें जो आपका आदिकाल है, भक्तकाल है, रीतिकाल तक का काफ़ी अच्छा दिया है। आपके काव्य शास्त्र के भी पार्ट उसमें बहुत अच्छे दिए हैं, तो उस किताब को भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 या 4 किताबें ये हो गई, व्याकरण में आपको पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप सबके पास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, जिनके पास नहीं है वो खरीद लेंगे, ठीक। बहुत अच्छा इतिहास है, वहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। और आजकल की जो नई परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास बहुत पूछा जा रहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का जो दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है
बहुत अच्छा इतिहास है ये, और इसे आप सबको पढ़ना चाहिए। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी पढ़ना चाहिए, वैसे भी पढ़ना चाहिए। ये देखो बहुत अच्छी किताब है बच्चन सिंह की, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी है इनका। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, इन किताबों को आप पढ़ सकते हो। लेकिन क्या होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत अधिक समय होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, वो भी हमारे पास है आजकल। ठीक है, तो इस किताब में भी, इसमें देखो आप देखने में भी ये काफ़ी मोटी किताब है, और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे संपादित किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि हम लोगों के पास प्रतियोगी परीक्षाएं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इतना पढ़ने के लिए समय नहीं होता। अब समय नहीं होता, अब एक किताब को पढ़ोगे तो बरसों लग जाएंगी, और परीक्षा को समय मान लो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मिल रहे हैं, 1 महीना मिल रहा है, तो कैसे पढ़ पाओगे इसे। अब उस सब के लिए ये है कि आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में न पढ़ के एक किसी किताब को आधार बनाइए, उस किताब के आधार पे आप अपने स्वयं लिखित नोट्स तैयार कीजिए। और हमारा तरीका ये था, जैसे मान लीजिए हमने कबीरदास आज पढ़े, तो कबीरदास हमने इस किताब को खोल के रख लिया, इसमें से कबीरदास के बारे में जो कुछ मिला हमने नोट कर लिया। दूसरी किताब उठाई, उसमें से कबीरदास के बारे में इससे जो भिन्न मिला अलग, उसको नोट कर लिया। तीसरी किताब ली, उसमें कुछ अलग मिला कि कबीरदास के बारे में, तो वो भी नोट कर लिया। चौथी, पाँचवीं, छठी, जितनी भी हैं 4, 6, 10, 15, 20, उन किताबों से सब में हर किताब अच्छी होती है, और हर किताब में कुछ न कुछ अलग होता है। ठीक, तो हमें उसमें से निकालना होता है कि कौन सी किताब में क्या चीज़ अच्छी है। वो सारी किताबों का 10, 5 किताबों का, 20 किताबों का एक जगह नोट कर लिया, वो नोट्स हो गया आपका पक्का। बाकी अब कबीरदास को आप पढ़ेंगे तो किताबें नहीं पलटनी पड़ेंगी। और यदि आपने 4, 6, 2, 4 किताबों से यदि कबीरदास को इस तरह से नोट कर लिया है, या किसी भी टॉपिक को नोट कर लिया है, तो फिर वो टॉपिक आपका कभी गलत नहीं होगा, और उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब अच्छे से तैयार करने का तरीका भी बीच बीच में हम चर्चा करते चलें। अच्छे से तैयार करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? अच्छे से तैयार करने के लिए ये होना चाहिए कि जब हम अच्छे से तैयार करें, आज मान लीजिए हमने कोई टॉपिक तैयार किया, तो फिर शाम को हम उसका अपने मस्तिष्क में इमेज बनाएं कि हमने क्या पढ़ा है। पढ़ने के बाद हमें याद आ रहा है तो हमने तैयार कर लिया, नहीं याद आ रहा है तो फिर हम उसे रिवाइज करें। और याद होने के बाद सीखी गई बात को हम कम से कम 24 घंटे में उसे फिर से रिवाइज करेंगे, और जब 24 घंटे में रिवाइज कर लेंगे तब फिर हम उस बात को पुनः दोबारा कब रिवाइज करेंगे? 3 दिन के अंदर, ठीक है, अगले दिन, तीसरे दिन के बीच में, अर्थात फिर जब हमें कंठस्थ रहेगी तो हमें पता लगेगा कि अब पूरी तरह याद है, तो हम फिर उसे लगभग 1 सप्ताह में फिर भी रिवाइज कर लेंगे। और रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, शुरुआत में आप रोज़ रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने हाथ से लिखना सीखो, अपने नोट्स बनाना सीखो, ठीक है, किताबों से पढ़ना सीखो, अच्छी किताबों से पढ़ना सीखो। अच्छी किताबों से पढ़ोगे तो सफलता कहीं दूर नहीं है, आपके पास सफलता है, आपके हाथ में सफलता है, ठीक है। अच्छे शिक्षकों से पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो। अब इसके अलावा देखिए, ये साहित्य पर बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक इसने साहित्य में जो विश्लेषणात्मक, ये छोटी सी किताब हमारे पास है, किताबें तो बहुत सारी हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ नोट्स राजीव रंजन बंधु, डॉक्टर रसाल सिंह की है। इसमें थोड़ी सी विश्लेषणात्मक सोच विकसित हुई, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है इन्होंने, और हिंदी साहित्य के इतिहास पर इनके नोट्स हैं, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो इसे भी हमने तैयार किया। हमारे पास जो भी किताबें थी उन सारी किताबों से जो जो अच्छी चीज़, जो टॉपिक जिस किताब में अच्छा मिला वहाँ से निकाल लिया। एक किताब में सारे टॉपिक अच्छे नहीं मिलते, सारा पाठ्यक्रम एक किताब में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी में काव्यशास्त्र अच्छा दिया है तो उससे काव्यशास्त्र पढ़ लिया, किसी में व्याकरण अच्छा है तो उससे व्याकरण पढ़ लिया, किसी में आदिकाल अच्छा है तो उसका आदिकाल आधार बना लिया। तो जिस किताब में जो टॉपिक अच्छा है उसको आधार बना के अन्य किताबों से संकलन करके एक जगह नोट कर लिया, तो और उसे फिर कंठस्थ किया। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कम याद हो रही हैं, उन्हें लिख के याद किया, और जब पक्का हो गया उसके बाद आगे बढ़े। भले ही कम पढ़ो लेकिन पक्का करके पढ़ो, जो परीक्षा में आप कर पाओ। बस समस्या यही रहती है कि पढ़ते सब हैं लेकिन सफल सब नहीं होते।
पढ़ते सब हैं लेकिन नौकरी सबको नहीं मिलती। कारण उसका क्या है कि गलत दिशा में पढ़ते हैं और गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो हमारी दिशा सही होनी चाहिए और तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो तरीका पढ़ने का क्या है हमने आपको बता दिया है। और भी आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो। कुछ लोग ये प्रश्न किए थे कि सर कितने घंटे पढ़ते थे, इस पर भी हमने पहले उत्तर दे दिया कि घंटे मायने नहीं रखते हैं, आपका मन मायने रखता है, आपकी एकाग्रता मायने रखती है, आपका धैर्य, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड कितनी देर तक आपका साथ दे रहा है और बुद्धि कितनी देर तक समझ पा रही है। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए जिससे कि आपको भूलने में भूलें न, जल्दी भूलते हैं, ऐसी जो गतिविधियाँ हैं जल्दी भूलने वाली, उन्हें आप थोड़ा सा उनसे बाहर निकल के आएंगे तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब हम बात करते हैं व्याकरण पे। तो व्याकरण के लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक है एक हमारे पास, परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, जिसका नाम है शब्द अर्थ और प्रयोग। शब्द अर्थ और प्रयोग, इस पर कवर चढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी किताब है। ये है शब्द अर्थ और प्रयोग, काफ़ी अच्छी किताब है डॉक्टर हरदेव बाहरी। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना चाहिए और बहुत चीज़ें इसमें बहुत विस्तार से दी हुई हैं और बहुत अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है, इसके साथ दूसरी एक और किताब आपको व्याकरण के लिए पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से सबके पास होगी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव प्रसाद की है। ठीक है, तो ये किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, अपने आप में स्टैंडर्ड हैं, अपने आप में मानक हैं। यदि इस तरह की किताबें आपके पास हैं, ये पुस्तकें हैं, गाइड और पुस्तक में अंतर समझो। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी किताबें हैं जो हम मार्केट से ले आए, लेकिन उन्हें हमने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पढ़ा, उसके बाद बंद करके रख दिया और ऐसी की ऐसी रखी हैं, फिर उन्हें खोलकर नहीं देखा। क्यों? कारण क्या उसका? कुछ किताबें ऐसी भी हैं मार्केट में, जैसे हम एक ऑब्जेक्टिव किताब लेके आए थे जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, पूरी किताब ऑब्जेक्टिव थी। अब उस ऑब्जेक्टिव किताब को हमने देखा, तो देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमने उसमें ये देखा कि उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत हैं। अब जो प्रश्न हमें आ रहे हैं वो तो हमें पता है कि ये गलत है, और जिसका उत्तर हम नहीं जानते वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलत है या सही है। तो हमने उसी दिन उस किताब को बंद किया और इस तरह से अलमारी में लगा दिया कि अब तुम यहीं लगी रहो। अर्थात अब हम उसे ज़्यादा पढ़ेंगे। मान लीजिए गलत किताब से हमने पढ़ लिया, किसी प्रश्न को याद कर लिया, गलत उत्तर याद कर लिया और पेपर में वही आ गया, तो क्या होगा? एक प्रश्न भी हमें नौकरी से बाहर कर सकता है। तो ऐसी किताबों से बचिए जिनमें गलतियां हों। अब गलतियां हों ये पता कैसे चलेगा? ये पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उतनी ही किताबों की गलतियां भी आप पकड़ पाओगे। ठीक है, तो इसके अलावा ठीक है, मार्केट में काव्य शास्त्र पर जो किताबें हैं वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र की अच्छी किताब है, काव्य शास्त्र पर है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की। ठीक है, इसके अलावा काव्य शास्त्र पर, भाषा विज्ञान पर जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है, ठीक, हरदेव बाहरी की किताब है। इसके अलावा आपके पास ये देखो, इन किताबों के अलावा कुछ चीज़ें आपको और पढ़नी है। जैसे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की और पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्र और पढ़ने हैं। ठीक, पुराने प्रश्न पत्रों में प्रश्नों पेपर के साथ जो व्याख्या दी रहती है उसे तो अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक है, हमारे पास ये शिल्पी का था उस समय, ये है, और भी कई हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसके नीचे व्याख्या दी है, देखो आपको पूरा कलर्ड मिलेगा, पूरे पर लिख लिख के हाईलाइट करके पूरा एक तैयार कर लोगे तो समझ लीजिए बहुत कुछ तैयार कर लिया। प्रश्न पत्र आपको टीजीटी पीजीटी के पुराने तैयार करने हैं। यदि आप यूजीसी नेट में हैं, यदि आप टीजीटी पीजीटी के हैं, तो भी आपको नेट के प्रश्न पत्र पुराने पढ़ने चाहिए, क्योंकि परीक्षा जो यूजीसी नेट की होती है उससे सारी परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं, चाहे आपके राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी पेपर बने, यदि आपके एलटी ग्रेड के, टीजीटी के, पीजीटी के पेपर बन रहे हैं तो नेट के पेपर से प्रश्न उठा के रखे जाते हैं। तो नेट और जेआरएफ का तो सॉल्व्ड पेपर पुराने 10 साल 20 साल जितने भी पुराने आपको मिल सकते हैं आपके पास होने चाहिए, और वो सारे प्रश्न आपको
कंठस्थ होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, जो पेपर में आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी राज्य में कोई परीक्षा हो रही है, वहाँ के प्रश्न भी आपको देखने चाहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर और वो प्रश्न कैसे बन रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ये भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो पुराने प्रश्न पत्र इस तरह से आप तैयार करेंगे। ये पुराने प्रश्न पत्र अधिकांशतः 60-70% प्रश्न रिपीट ही होते हैं कहीं न कहीं से, आधे से ज़्यादा 70-80% तक प्रश्न कहीं न कहीं तो पहले आया ही हुआ होता है। 10-20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की तैयारी के लिए टीजीटी पीजीटी का हुआ। नेट के लिए इसमें आप इस चीज़ को, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है तो ये सारी पुस्तकें आपके काम आएंगी। इसके अलावा उसमें जो टेक्स्ट लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका गोदान उपन्यास लगा है, या शेखर एक जीवनी लगा है, या काव्य में जो लगा है बालकांड लगा है, अयोध्या कांड लगा है, या भ्रमर गीत लगा है, आपका सतसई के दोहे लगे हैं, या घनानंद के छंद लगे हुए हैं, कवित्त या सवैया, तो वो पुस्तकें भी आपके पास, वो किताबें अलग से होनी चाहिए, वो पाठ्यक्रम आपके पास अलग होनी चाहिए। जो कहानियाँ लगी हैं उन कहानियों को आप 1-2 बार 4 बार पढ़ें। जो आपके काव्य लगे हैं उन काव्य को पढ़ें, समझें और उनसे प्रश्न जो बन रहे हैं उन्हें जानने की कोशिश करें। जो उपन्यास लगे हुए हैं, नाटक लगे हुए हैं, उन्हें पढ़ें और उनसे जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें आप जानने की कोशिश करें। नए परीक्षा पैटर्न पर किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे 2021 में टीजीटी पर प्रश्न नई तरह के आए, तो किस तरह के प्रश्न आए और कहाँ से आए, ये आपको तीक्ष्ण नज़र से देखना चाहिए और उन बिंदुओं पर, उन तथ्यों पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिन तथ्यों को आपने तैयार कर लिया है या आपने पहले परीक्षाएं दी हैं, तो किस किस क्षेत्र में आपके अंक कम आए या प्रश्न गलत हुए। मान लीजिए व्याकरण में गलत हुए तो व्याकरण पर विशेष जोर देना है, बाकी सब पे तो देना ही देना है। काव्य शास्त्र पर गलत हुए तो काव्य शास्त्र को विशेष ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी कमियों को जानना सीखो, अपनी कमियों को परखना सीखो और कमियों को स्वीकार करना सीखो। गलती हो रही है तो ये स्वीकार करो कि हमसे गलती हुई है। ये मत कहो कि बहाना दूसरे को दो कि सर ने गलत पढ़ा दिया, या किताब में गलत था, या पेपर कठिन आ गया। ठीक है, ये जो मनोरचनाएं होती हैं मनोविज्ञान में, मनोरक्षियाँ युक्तियाँ होती हैं अपने आप को बचाव करने की, उनसे थोड़ा सा बचो। अपने गलती कर रहे हो तो भी स्वीकार करो कि हमारी गलती के कारण, हमारे कम अध्ययन के कारण, हमारी कम पढ़ाई के कारण हम सफल नहीं हो पाए। और यदि सफल हो रहे हो तो इस बात को स्वीकार करो कि हमने मेहनत की, जितनी मेहनत की उतना परिणाम आया। और ये सत्य है कि जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है कि आपने मेहनत की है तो आपके कई तुक्के भी सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए आप 125 प्रश्न में से आपने परीक्षा दी और आप 115 पर पहुंच गए, तो आपके 2-4 प्रश्न तुक्के में भी सही हो सकते हैं। आप 15 की जगह 18, 20, 21 तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से कई बार आगे भी बढ़ जाते हैं और कई बार आपके किए हुए प्रश्न गलत हो जाएं तो कुछ पीछे भी आ सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। अब आपका बचा संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में आप कोई भी एक छोटी सी संस्कृत साहित्य की बुक्स ले लो जिसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास दिया हो, आप उसे पढ़ के कवर कर सकते हो। हम आपको संस्कृत साहित्य का करा देंगे। संस्कृत व्याकरण जो आता है वो कहाँ से पढ़ना है, 6, 7, 8, 9, 10 या 11 बार है। ठीक, जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जो बोर्ड द्वारा दी जा रही हैं, उन पुस्तकों में रूप, धातु रूप, शब्द रूप, ठीक है, अव्यय और बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। उन चीज़ों को वहाँ से तैयार करो, वो आपका व्याकरण संस्कृत का पूरा वहाँ से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, काव्य शास्त्र के लिए हमने आपको बता दी काव्य शास्त्र कौन कौन सी किताब से पढ़ना है। निशा अग्रवाल जी की भी है, किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन किताबों को आप पढ़ कितना पा रहे हो। ज़्यादा किताबें नहीं, हमने पहले भी बताया, एक किताब, सबसे पहले आपको एक किताब साहित्य की, एक किताब व्याकरण की, जिसे आपको आधार बनाना है। मेरे हिसाब से आप सरस्वती पांडे को आधार साहित्य के लिए बना सकते हो और डॉक्टर हरदेव बाहरी को व्याकरण के लिए बना सकते हो। अब हरदेव बाहरी के साथ आप वासुदेव नंदन को बाद में पढ़ सकते हो, उसे जोड़ के पृथ्वीनाथ पांडे जी को उसमें जोड़ के पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाह रहे हो और अच्छी किताबों से पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन उनमें बहुत विस्तार से दिया है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं या कपिल देव द्विवेदी हैं, उन किताबों को आप पढ़ोगे
तो और भी विस्तार से दिया है, लेकिन बहुत अच्छा दिया है। अब आपके पास समय है तो उन किताबों से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो इस तरह की किताबें, इस तरह की रणनीति बनाइए जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे न, कोई भी प्रश्न न छूटे, किसी भी तरह का प्रश्न न छूटे। आप यदि साहित्य का जो पार्ट है तो साहित्य वाली किताबों से आप तैयार करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, व्याकरण वाला है उसे तैयार करेंगे। व्याकरण में आप कोई ऐसी एक किताब ले लें गाइड टाइप, जिसमें पुराने प्रश्न पत्र दिए हों। उसमें क्या रहता है कि आप पुराने प्रश्नों को देख के और कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे कैसे प्रश्न कौन सी परीक्षा में आ रहे हैं, तो उनसे आपको अभ्यास करने के लिए समय मिलेगा। अभ्यास भी आप किताबों से ही करिए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप पुस्तकों से पढ़ें, टेक्स्ट बुक हैं जो उनसे पढ़िए। होता क्या है कि जो गाइड होती हैं उनमें गलतियाँ होती हैं, और यदि गलती हो गई तो वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। कई बार हम ये नहीं कह रहे कि वो गलतियाँ करते हैं जानबूझ के, ABCD इस तरह का प्रिंट होता है, बोल के लिखा है या देख के लिखा है, तो लिखने वाले से मानवीय भूलें हो जाती हैं, मानवीय त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह की यदि त्रुटियाँ हैं किताबों में तो वो त्रुटियाँ आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। तो कोशिश ये करिए गलतियों वाली किताबें कम पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, मानक किताबें पढ़ें। ठीक है, आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है, आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और इन सब के बाद हम आपको और बता रहे हैं, यदि आप इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक किताब साहित्य की, एक व्याकरण की, एक काव्यशास्त्र की। ठीक है, इन 3 किताबों को आप पढ़िए और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे प्रद्योत गुरुकुल प्लेटफार्म पर। ठीक है, इन सारी किताबों का निष्कर्ष 100 से अधिक किताबें होंगी हमारे पास। साहित्य की ही बहुत सारी किताबें होंगी 100 से अधिक। व्याकरण की कोई भी किताब, कोई भी लेखक की ऐसी किताब, बहुत सारी किताबें, लेखक ऐसे हैं जिन कोई किताब नहीं बची होगी, अच्छी अच्छी किताबें हमारे पास ना हों। तो किस टॉपिक को हमें कहाँ से पढ़ना है और वहाँ से हम निकाल के लाते हैं और फिर उसे एक जगह कलेक्ट करके फिर आपके लिए लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा में काम आएगा। ठीक, हिंदी साहित्य के लिए, व्याकरण के लिए, संस्कृत साहित्य के लिए, काव्य शास्त्र के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हम आपको लगातार वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप पुस्तकों से पढ़िए, जहाँ भी आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं या जिन शिक्षकों से पढ़ रहे हैं आप पढ़ सकते हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, यदि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व बढ़ता है आपके प्रति, और हम अपने उत्तरदायित्व को हमेशा पूर्ण मनोयोग के साथ करते हैं और निभाते हैं। और वो पूर्ण मनोयोग ये होगा कि जिस लगन और मेहनत से हमने तैयारी की, पुस्तकों से पढ़ा, हम कभी किसी कोचिंग में नहीं गए, हम कभी, उस समय तो ऑनलाइन कोर्स भी नहीं होते थे, ऑनलाइन ये 18-19 कोरोना के बाद शुरू हुए हैं, तो हमने ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा, ऑफलाइन भी कोई कोचिंग नहीं पढ़ी, सारी पढ़ाई घर पे रह के की है और पुस्तकों से की है। तो वो सारी पढ़ाई और नई किताबें जब भी हम मार्केट जाते हैं या कहीं भी हमें नई किताब दिखाई देती है तो ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, ऑफलाइन भी मंगा लेते हैं, जाते हैं तो लेकर आते हैं। तो उनमें कहाँ कहाँ से क्या क्या अच्छा लगा और वो जो अच्छा है उसे एक जगह नोट करके, निकाल के, लिख के नोट्स पर अपने राइटिंग से वो तैयार करते हैं। तो इसी तरह का आपका नोट्स हम बनवाएंगे, हम लगातार आपको कंटेंट दे रहे हैं। बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन हम आपको आगे चल के अभी भी करा दिए हैं, आगे और कराएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निष्कर्ष है वो भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, और जो भी किताबें हैं आप ज़्यादा न पढ़ पाओ कोई बात नहीं है, 2-3 किताबें आप पढ़ते रहो, 4 किताबें पढ़ते रहो, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ते रहो। यदि 3 या 4 किताबों को पढ़ लो तो एक किताब और बढ़ा लो, उसे पढ़ लो तो और बढ़ा लो। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप अच्छे ढंग से तैयार कर लो तभी बढ़ाओ। ठीक है, तो क्या रहेगा कि आप कवर करते जाओगे और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है सफलता के लिए। यदि आत्मविश्वास की कमी हो गई तो असफलता हाथ लगेगी। ठीक है, परीक्षा के प्रेशर में तो कभी आना ही नहीं है, परीक्षा से कभी दबाव मानना ही नहीं है। अधिकांश कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, परीक्षा से पहले या तो बीमार हो जाएंगे या घबराहट हो जाएगी परीक्षा में और वो गलत कराएंगे। तो परीक्षा को दबाव नहीं बनाना है, परीक्षा है, क्या दिक्कत है, ये सोचो कि हमने जो पढ़ा है वही आएगा और वही आएगा, हम करके आएंगे और हमारा सिलेक्शन पक्का है।
ठीक है, मन में ये रखना है, लेकिन अपेक्षाएं नहीं रखनी है। ये सकारात्मक सोच रखनी है, लेकिन ये लगाव नहीं रखना है कि हम पक्के सिलेक्ट हैं ही हैं पहले से। तो क्या होगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। तो पहले से ऐसा बस मन ऐसा रखना है कि जो होगा वो अच्छा होगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा, हमने परिश्रम किया है तो हमारी मदद ज़रूर करेगा, और ऊपर वाला ज़रूर मदद करता है जब हम परिश्रम करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो जो प्रश्न थे हमने कलेक्ट किए थे, और आपने यही प्रश्न मुख्यतः किए थे कौन सी पुस्तक पढ़ें और कितनी देर पढ़ें, उसके लिए भी हमने आपको बता दिया। देखो, आपकी क्षमता है, आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि परीक्षा की डेट न हो उससे पहले जो आप पढ़ रहे हैं। अभी आपकी परीक्षा की डेट नहीं है, अभी आप खूब पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो यदि आपके पास समय है, 6 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना कवर कर सकते हो अभी कवर कर लो। और यदि परीक्षा की डेट आ गई, जो लोग ये कहते हैं परीक्षा की डेट नहीं आई, डेट आने के बाद फिर घबराहट, और डेट आने के बाद फिर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होना शुरू हो जाती है कि अरे अब पता नहीं हमारा ये टॉपिक छूट रहा है, वो टॉपिक छूट रहा है। तो जब तक डेट आए तब तक आपका कोई टॉपिक छूटे ना, आप बिल्कुल डेट आए तब तक तैयार हो जाएं कि हाँ अब जब चाहो तब परीक्षा करा लो। तो जितना समय मिल रहा है उस समय का सदुपयोग कीजिए। बीता हुआ समय तो जाता ही नहीं है, निकल के आता नहीं है लौट के। तो जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए, पढ़ाई जारी रखते हुए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए, ठीक है, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, अच्छी पुस्तकों से और अच्छे शिक्षकों से पढ़ते हुए आप आगे बढ़ें, आप सफलता प्राप्त करें। हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं, और आप आगे बढ़ेंगे ऐसा विश्वास भी है, आप सफलता प्राप्त करेंगे ऐसा विश्वास भी है। और हम आपको आज के लिए यहीं पर बात को विराम देते हैं। हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये विचार हम मन में नहीं ला रहे, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियों से हम आपको आज की चर्चा का विराम करते हैं कि सहारा दे किसी को वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना, सहारा दे किसी को वक्त की सीढ़ी चढ़ा देना, किसी अनपढ़ को यूं ही पाठ उल्फत का पढ़ा देना, और मदद मैंने तुम्हारी की तो ये एहसान है तुम पर, मदद मैंने तुम्हारी की तो ये एहसान है तुम पर, कभी तुम भी यही करके इसे आगे बढ़ा देना। अर्थात यदि हम आपकी मदद कर रहे हैं तो हमारी मदद आप पर एहसान ये है कि आप उस मदद को आगे बढ़ा दोगे। बच्चों को जब पढ़ाओगे, किसी और को पढ़ाओगे, समाज को दूसरे को शिक्षा पहुंचाओगे, तो वो हमारे एहसान से आप फ्री हो जाओगे। तो हम आपको मदद कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद करिए, आप दूसरों की मदद करने लायक बनिए, नौकरी में आइए। हमारी शुभकामनाएं हैं, और हम ईश्वर से दुआएं भी करते हैं कि आपको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं वहाँ आपको सफलता मिले। आज के लिए इतना ही। आपका सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर कल हम आपको लेकर आएंगे एक महामैराथन क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंदी बोलते रहिए।